नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल हॉरर यूनिवर्स में। साथियों, आप लोगों का इतना प्यार और समर्थन देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें एक नई ऊर्जा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और अनसुनी घटनाओं पर आधारित कहानियां लाते रहें। आपका यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम वादा करते हैं कि हम इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। तो चलिए आज की इस कहानी में गोता लगाते हैं, जो इतनी लंबी और गहरी है कि यकीनन आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। यह कहानी है एक वन विभाग के अफसर अजय और उसकी पत्नी कविता की, जिनके साथ एक तबादले के बाद जो कुछ हुआ उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अजय एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था, जिसका भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं था। वो हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर तौलता था। उसकी पत्नी कविता शहर में पली बढ़ी एक मॉडर्न लड़की थी, जिसे गांव की जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं था। अजय का प्रमोशन हुआ और साथ ही उसका तबादला शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर रामपुर नाम के एक सुदूर और पिछड़े गांव में कर दिया गया। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था और वहां आज भी बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं पहुंची थीं। जब अजय ने कविता को इस तबादले के बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुई। उसने साफ कह दिया कि वो ऐसे किसी वीरान और अनजाने गांव में जाकर नहीं रह सकती। दोनों में खूब बहस हुई। अजय ने उसे बहुत समझाया कि यह उसके करियर के लिए कितना जरूरी है और बस कुछ सालों की ही तो बात है। आखिरकार बहुत मनाने के बाद कविता उसके साथ जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसका मन भारी था। शहर से रामपुर का सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। जब उनकी जीप गांव की कच्ची सड़क पर आई तो अचानक एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गाड़ी का इंजन बंद हो गया। शाम का धुंधलका घिर रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। अजय ने नीचे उतरकर बोनट खोला, लेकिन उसे कोई खराबी समझ नहीं आई। तभी कविता को लगा जैसे उस पेड़ की डालियों से कोई उसे घूर रहा है और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने डर कर अजय को बताया तो अजय ने उसे डांट दिया कि यह तुम्हारा वहम है, हवा चल रही है। बस थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन उस घटना ने कविता के मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया था। गांव में उन्हें जो सरकारी क्वार्टर मिला वो जंगल के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ था और उसकी हालत देखकर कविता का रहा सहा धीरज भी जवाब दे गया। वो घर किसी खंडहर से कम नहीं था। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था, छत पर जाले लगे थे और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी हालत तो बाथरूम की थी, जिसकी दीवारें काई से हरी हो चुकी थीं और दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं होता था। उस क्वार्टर की देखरेख के लिए एक बूढ़ा चौकीदार था, जिसका नाम था राम भरोसे। उसने जब साहब और मैडम को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और चिंता का भाव था। उसने अजय से अकेले में फुसफुसाते हुए कहा, साहब आपने ये क्वार्टर लेकर अच्छा नहीं किया। इसके ठीक बगल वाला जो गेस्ट हाउस है ना, वो भुतहा है, वहां रात में कोई नहीं जाता। अजय ने उसकी बात सुनकर उसे झड़क दिया, अरे चुप कर राम भरोसे, ये सब फालतू की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, जा अपना काम कर। उस रात जब वो दोनों सोए तो आधी रात को कविता की नींद छत पर किसी के चलने की आहट से खुली। उसे लगा जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा है। उसने अजय को जगाया तो अजय ने कहा, कोई बंदर होगा, सो जाओ। लेकिन अगली रात वो आहटें और बढ़ गईं। अब उन्हें बगल वाले खाली पड़े रेस्ट हाउस से किसी औरत के सिसकने और रोने की दबी दबी आवाजें भी आने लगीं। अजय अब भी इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि ये सब हवा की आवाज है, जो पुराने दरवाजों से टकराकर ऐसी लगती है। तीसरी रात तो हद ही हो गई। जब कविता पानी पीने के लिए उठी तो उसने रसोई की खिड़की से बाहर झांका तो उसे रेस्ट हाउस की एक खिड़की पर एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई दी। वो बस कुछ पल के लिए ही दिखी और फिर गायब हो गई। कविता इतना डर गई कि वो दौड़कर अजय के पास आई और रोने लगी कि हमें यहां से जाना होगा, यहां कोई है। अजय ने उसे गले लगाकर शांत किया, लेकिन अब उसके मन में आया तो कविता ने उससे उस बगल वाले रेस्ट हाउस के बारे में पूछा। राम भरोसे पहले तो कुछ बताने में हिचकिचाया, लेकिन जब कविता ने जिद की तो उसने कांपती हुई आवाज में जो बताया वो सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उसने बताया कि मैडम जी, आज से कई साल पहले उस रेस्ट हाउस में शहर से एक बहुत बेहो बड़ा ठेकेदार अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर ठहरा था। वो बहुत जालिम इंसान था। उसने गांव की एक बहुत ही खूबसूरत और गरीब लड़की राधिका पर गंदी नजर डाली। वो लड़की उस ठेकेदार के बच्चे की मां बनने वाली थी और उससे शादी करने के लिए कह रही थी। लेकिन उस रात ठेकेदार ने उसे धोखा दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। राधिका रोती बिलखती मदद के लिए गांव में भागी, लेकिन जिन औरतों को वो अपनी सहेली समझती थी
उन्होंने भी बदनामी के डर से अपने दरवाजे बंद कर लिए। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बेबस और लाचार राधिका ने उसी रात उस रेस्ट हाउस के पीछे वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी रेस्ट हाउस में भटक रही है और वो किसी भी बाहरी औरत को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि हर औरत उसकी तरह ही धोखेबाज और मतलबी होती है। राम भरोसे ने बताया कि उस घटना के 1 महीने बाद ही वो ठेकेदार और उसके दोस्त एक भयानक सड़क हादसे में ऐसे मरे कि उनकी लाशें भी पहचानी नहीं गईं। गांव वालों का मानना है कि यह सब राधिका की आत्मा ने ही किया था। यह कहानी सुनकर कविता के मन का डर यकीन में बदल गया, लेकिन अजय अब भी इसे गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी मान रहा था। दिन जैसे जैसे कट रहे थे, पर कविता को उस टूटे फूटे बाथरूम में जाने से बहुत घिन आती थी। एक दिन जब वो घर के आसपास घूम रही थी तो उसने देखा कि उस रेस्ट हाउस का छोटा सा दरवाजा खुला हुआ है। उसने हिम्मत करके अंदर झांका तो देखा कि रेस्ट हाउस अंदर से काफी साफ सुथरा था और उसका बाथरूम भी बिल्कुल ठीक हालत में था। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो सुबह सुबह जब अजय सो रहा होता है तब इस बाथरूम का इस्तेमाल कर ले। ये सोचकर उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक सुबह जब वो उस बाथरूम में मुंह धो रही थी तो उसे शीशे में एक पल के लिए अपने पीछे किसी और औरत का अक्स दिखाई दिया। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। एक रात अजय की नींद अचानक खुली। उसने घड़ी देखी तो रात के 4 बज रहे थे। उसने बगल में देखा तो कविता बिस्तर पर नहीं थी। अजय को चिंता हुई। उसने उसे आवाज लगाई, कविता, ओ कविता। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर घर के खुले दरवाजे पर पड़ी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला और उसे पुकारने लगा। उसने फौरन राम भरोसे को फोन लगाकर बुलाया। राम भरोसे भागता हुआ आया और अजय की परेशानी देखकर वो भी घबरा गया। अचानक अजय की नजर उस भुतहा रेस्ट हाउस पर पड़ी जिसका छोटा गेट आधा खुला हुआ था और उसे अंदर एक कमरे में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी और एक हिलती हुई परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि एक बार वहां देख लेना चाहिए। वो जैसे ही उस तरफ बढ़ा, राम भरोसे ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। साहब, अंदर मत जाना, वहां वो चुड़ैल है, वो आपको भी मार डालेगी। अजय ने दोबारा उस कमरे की तरफ देखा तो उसे वो परछाई कुछ कविता जैसी लगी। ये देखकर उसका डर और बढ़ गया। उसने राम भरोसे से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। और वो तेज कदमों से रेस्ट हाउस के अंदर चला गया। राम भरोसे भी डरते डरते उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर घुसते ही अजय को एक असहनीय ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वो किसी बर्फ खाने में आ गया हो और उसे सड़े हुए पानी के खिलखिलाने की और फिर एक औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाजों का पीछा करते हुए हॉल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि पर्दे के पीछे कोई छिपा है। अजय ने आवाज दी, कविता, तुम हो? वहां पर्दे के पीछे से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा। अजय ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो साया भागने लगा। अजय उसके पीछे भागा। वो साया उसे रेस्ट हाउस के अनजान कमरों और गलियारों में घुमाता रहा। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। अजय को लगा जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। तभी वो साया एक कमरे में जाकर रुक गया। अजय ने हिम्मत करके उसे पकड़ा तो उसके ही हाथ में उसकी साड़ी का पल्लू आ गया। वो कपड़ा किसी साड़ी जैसा नहीं, बल्कि कुएं में पड़ी काई लगी हुई किसी गीली और ठंडी चीज जैसा लगा। उस साये ने एक जोर का झटका दिया और वो पल्लू छुड़ाकर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जिस जगह से अजय ने उसे छुआ था, उसकी हथेली पर ऐसी जलन होने लगी जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला रख दिया हो। अजय दर्द से चीख पड़ा और गुस्से और हताशा में वहीं खड़ा रह गया। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी और आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो और राम भरोसे रेस्ट हाउस से बाहर आ गए। तभी उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे से कविता चली आ रही है। उसे देखकर अजय की जान में जान आई, लेकिन राम भरोसे के चेहरे पर अभी भी शक था। कविता ने पास आकर कहा, इतनी सुबह सुबह आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अजय ने गुस्से में पूछा। कमाल करती हो, तुम बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। और तुम इस भुतहा रेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? कविता ये सुनकर चौंक गई और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी वहां गांव का एक तांत्रिक आ गया, जिसे राम भरोसे ने बुलवाया था। तांत्रिक ने दूर से ही कविता को देखकर कहा कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैडम के ऊपर किसी आत्मा का साया नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। ये कहकर वो चला गया। बाद में जब अजय ने कविता से सख्ती से पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी कि वो पिछले कुछ दिनों से रोज सुबह वहां सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने जाती थी। ये सुनकर अजय हैरान रह गया। उसने पूछा, पर मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब मैंने तुम्हें पर्दे के पीछे देखा
और तुम्हारा पल्लू पकड़ा तो तुम उसे छुड़ाकर भाग गई। ये सुनकर कविता का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या बात कर रहे हो पल्लू? मैं तो 2 दिन से ये गाउन पहन रही हूं, साड़ी तो मैंने पहनी ही नहीं, और मैं तो आपके अंदर आने से पहले ही वहां से निकल आई थी। अब अजय के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, उसके मुंह से सिगरेट गिर गई और वो सोचने लगा कि अगर वो कविता नहीं थी तो फिर पर्दे के पीछे वो कौन थी जिसका पल्लू उसने पकड़ा था। उसकी नजर अपनी हथेली पर गई तो वो सन्न रह गया। उसकी हथेली पर गहरे फफोले पड़ गए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे की रॉड से उसे दाग दिया हो। वो समझ गया कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि राधिका की आत्मा को छुआ था। उस रात अजय सो नहीं पाया। उसे अपनी हथेली में असहनीय दर्द हो रहा था और उसे बार बार रेस्ट हाउस से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अगले दिन सुबह जब वो कविता का सामान पैक कर रहा था ताकि उसे शहर भेज सके, तो उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। रेस्ट हाउस की उसी खिड़की पर जहां कविता ने परछाई देखी थी, उसे राधिका का भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो अजय को ही घूर रही थी। अजय समझ गया कि वो आत्मा अब कविता को भी नहीं छोड़ेगी। उसने फौरन कविता को जीप में बिठाया और उसे उसकी मां के घर शहर छोड़ आया। लेकिन अजय अब भागने वाला नहीं था। उसके अंदर एक जिद पैदा हो गई थी कि वो इस गांव को और खुद को उस आत्मा के कहर से सीधा राम भरोसे के पास गया और उससे कहा कि मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाओ जो इस बला से छुटकारा दिला सके। राम भरोसे ने डरते हुए बताया, साहब एक ही इंसान है जो ये कर सकता है अघोरानंद बाबा। वो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं और सालों में एक बार ही नीचे उतरते हैं। वो महाशक्तिशाली तांत्रिक हैं, लेकिन उन्हें यहां बुलाना लगभग नामुमकिन है। अजय ने कहा, तुम बस मुझे उनका पता बताओ, मैं खुद जाकर उन्हें लेकर आऊंगा। राम भरोसे ने उसे रास्ता समझाया और अजय अपनी जीप लेकर उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। उसे अघोरानंद बाबा तक पहुंचने में 2 दिन लग गए। बाबा एक गुफा के बाहर धूनी रमाए बैठे थे। उनकी जटाएं जमीन छू रही थीं और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अजय ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, वो कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो एक अतृप्त पिशाचिनी है जिसे क्रोध और अन्याय ने बांध रखा है। उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने अजय को कुछ भस्म दी और कहा, इसे अपने घर के चारों तरफ छिड़क देना और अपने पास भी रखना। मैं 2 दिन बाद अमावस्या की रात को वहां पहुंचूंगा, लेकिन याद रखना वो 2 रातें तुम्हारी जिंदगी की सबसे भारी रातें होंगी। वो आत्मा तुम्हें अकेला पाकर अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी। हिम्मत मत हारना। अजय भस्म लेकर वापस गांव आ गया और उसने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया था। पहली रात जैसे ही सूरज डूबा, क्वार्टर के अंदर का तापमान गिरने लगा। अजय को लगा जैसे वो ठंड से जम जाएगा। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और घर में रखे बर्तन हवा में उड़कर दीवारों से टकराने लगे। उसे एक छोटे बच्चे के रोने और एक औरत के दर्द भरे कहकहों की आवाजें एक साथ सुनाई देने लगी। आधी रात को उसके बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और राधिका ने कहा कि अजय की चीख निकल गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून बह रहा था और उसके पेट पर एक गहरा घाव था। वो अजय की तरफ बढ़ी और एक ऐसी भाषा में कुछ कहने लगी जो अजय को समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज में बेइंतहा दर्द और नफरत थी। अजय ने मुट्ठी में भस्म पकड़ रखी थी, जिसके असर से वो आत्मा उसके ज्यादा करीब नहीं आ पा रही थी। पूरी रात वो आत्मा उसे डराती रही और तरह तरह के भयानक रूप दिखाती रही। अगली रात तो और भी खौफनाक थी। इस बार राधिका की आत्मा ने अजय पर सीधा हमला कर दिया। उसने अजय को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसकी पीठ पर नाखूनों के गहरे निशान बन गए। अजय को लगा जैसे वो आज नहीं बचेगा। वो आत्मा बार बार उसके कानों में फुसफुसाती थी, तुम सब मर्द एक जैसे हो, धोखेबाज, और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक अमावस्या की रात जब अजय अपनी हिम्मत हार चुका था, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय ने देखा तो सामने अघोरानंद बाबा अपने हाथ में एक त्रिशूल और कमंडल लिए खड़े थे। बाबा के आते ही घर में हो रही उथल पुथल शांत हो गई। बाबा ने अजय को देखा और बोले, चलो अब उस पिशाचिनी की मुक्ति का समय आ गया है। वो अजय और राम भरोसे को लेकर उस भुतहा रेस्ट हाउस के पीछे वाले कुएं के पास पहुंचे। बाबा ने कुएं के चारों तरफ सिंदूर और भस्म का एक गोला बनाया और अजय और राम भरोसे को उस गोले के अंदर रहने को कहा। फिर उन्होंने आग जलाई और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कुएं के अंदर से भयानक चीखें आने लगीं और पूरे गांव में एक तूफान सा आ गया। पेड़ उखड़ने लगे और आसमान में बिजली कड़कने लगी। कुएं के पानी में एक भयानक बवंडर उठा
और उसमें से राधिका की आत्मा अपने सबसे विकराल रूप में बाहर निकली। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा घेरे से टकराकर पीछे हट गई। बाबा ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब पूरी तरह लाल थीं, और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। उन्होंने राधिका से कहा, बेटी, तुम्हारा क्रोध जायज है, लेकिन इन बेगुनाहों को सताकर तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। राधिका की आत्मा चीखी, मुझे शांति नहीं बदला चाहिए। बाबा और अजय के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। आत्मा कभी उन पर आग फेंकती तो कभी भयानक इल्यूजन्स पैदा करती। अजय को एक पल के लिए लगा जैसे कविता उसे मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन बाबा ने उसे चेताया कि यह सब छलावा है। अपनी आंखें बंद रखो और ईश्वर का ध्यान करो। घंटों तक यह लड़ाई चली। आखिरकार बाबा ने अपना कमंडल उठाया और उसमें से गंगा जल निकालकर आत्मा पर फेंका। गंगा जल के स्पर्श से आत्मा तड़पने लगी और उसका भयानक रूप बदलने लगा। बाबा ने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और अपना त्रिशूल कुएं की तरफ कर दिया। त्रिशूल से एक दिव्य रोशनी निकली और सीधा आत्मा में समा गई। राधिका की आत्मा एक आखिरी बार चीखी, लेकिन इस बार उसकी चीख में दर्द नहीं बल्कि एक शांति थी। उसका भयानक शरीर एक शांत और सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। उसने बाबा की तरफ हाथ जोड़े और फिर एक रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। उसके जाते ही तूफान थम गया और सारा माहौल शांत हो गया। गांव फिर से खुशहाल बन गया। उस रेस्ट हाउस से खौफ का साया हमेशा के लिए हट गया। अजय कुछ महीने और उस गांव में रहा और फिर उसका तबादला हो गया, लेकिन उसकी हथेली पर बना वो निशान आज भी बाकी है, जो उसे हमेशा उस खौफनाक संघर्ष और एक अतृप्त आत्मा की मुक्ति की याद दिलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की कहानी, जो हमें बताती है कि कुछ चीजें हमारी समझ और तर्क से परे होती हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली बार इससे भी ज्यादा खतरनाक और सच्ची घटना लेकर आऊंगा। तो हमारे चैनल हॉरर यूनिवर्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।